इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग समझेंगे कि जो एनआईओएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी, उसमें अगर कोई स्टूडेंट है जो अनसक्सेसफुल रह गया है, अपने एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाया है, वो अपने रिजल्ट को किस तरीके से देखेगा और किस तरीके से समझेगा, और क्या उसके पास अब आगे के लिए ऑप्शन बचते हैं, किस तरह से वह अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है, और क्या इसके लिए एनआईओएस का नियम है, वो सब चीज़ें आप इस वीडियो में इजीली समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक रिजल्ट दिख रहा है एक कैंडिडेट का। आप इसी को एज एग्जांपल समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैंडिडेट के कुछ सब्जेक्ट में पी लिखा हुआ है, जबकि कुछ सब्जेक्ट के आगे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, और जो ओवरऑल रिजल्ट है उसके आगे एक्स 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 करके लिखा हुआ है। तो देखिए, ये एक्स 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 का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि जो स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाया है, उसके लिए ये कोड लिख दिया गया है कि एक्स एक्स एक्स। आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा कि आप लोग ओवरऑल जो 5 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम, किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं, चाहे 10th है चाहे 12th है। आपने वो 5 सब्जेक्ट पास नहीं करे हैं, इसका मतलब है एक्स एक्स एक्स। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास कर लिए हैं, तो उसके सब्जेक्ट के आगे, यहाँ रिजल्ट के आगे यहाँ पर पास लिखा हुआ दिख जाएगा। ये तो रहा इसके रिजल्ट वाले का मतलब। बाकी जो इंग्लिश और होम साइंस के आगे पीपी लिखा है, इसका मतलब है पास। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है SYCT और SYCT और फिर SYC। कुछ सब्जेक्ट के आगे आपको SYCP भी देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है आपके केस पे। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर जिस भी सब्जेक्ट के आगे SYCT लिखा है, SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी। जो लास्ट में टी लिखा है, इसका मतलब होगा थ्योरी। और अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है SYC, SYC का मतलब होता है कि ये पूरा सब्जेक्ट आपको पास करना है। दैट मीन्स इस सब्जेक्ट में थ्योरी ही होगा, केवल प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता होगा, तो आप थ्योरी में ही फेल हो गए हैं, तो आपको पूरा एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसके आगे लिखा होगा आपके SYCP। दैट मीन्स कि आप लोग इस सब्जेक्ट का SYCP, लास्ट में P है, तो इस P का मतलब है आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए हैं, या आप उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहे होंगे, तो ये आपको इस प्रैक्टिकल एग्जाम को दोबारा से इसका एग्जाम आपको देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर इसका थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखना। थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। तो इन कोड से आप ये समझ सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर अपने केस में क्या करना है। जैसे मैंने बताया आपको SYCT, आप लास्ट वाला जो इसका लेटर है उसको देखिएगा। जैसे टी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो टी का मतलब हो गया थ्योरी, मतलब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्योरी में फेल हो गए हैं। अगर लिखा हुआ है SYC, SYC का मतलब आप ओवरऑल सब्जेक्ट में फेल हैं। ओवरऑल सब्जेक्ट का मतलब उस सब्जेक्ट में केवल थ्योरी ही होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो वो उसके लिए SYC लिखते हैं। आपको दोबारा से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अच्छा, किसी सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, लेकिन आपने उसका थ्योरी पास कर लिया लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो लिख देगा SYCP। तो यहाँ पर लास्ट में P लिखा है, इस P का मतलब होता है प्रैक्टिकल, और आपको दोबारा से इस प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है। तो ये बेसिकली ये सब जानकारी थी जो इसके यहाँ पर एब्रीविएशन यूज करी जाती है, जो कोड्स यहाँ पर इस्तेमाल करे जाते हैं, जिससे आप लोग अपने रिजल्ट को समझ सके, उन सबको मैंने आपके सामने यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन करा है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आती है, मैं आपको और कुछ चीज़ें से बताता हूँ। ये तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपने अपने रिजल्ट को यहाँ पर देखना है कि भाई हमारे रिजल्ट का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या हो रखा है। अब बात आती है कि चलिए हम अपने रिजल्ट को समझ गए हैं, अब हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से हम अपने एग्जाम को आगे के लिए दोबारा से देने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। एनआईओएस का आप लोगों को एक नियम समझना होगा। इसमें क्या नियम कहता है, एनआईओएस का नियम क्या है, देखो समझो इसके एग्जामिनेशन का। आज तक आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करी है, वहाँ के एग्जामिनेशन रिजल्ट के नियम क्या है उनको आप भूल जाइए। यहाँ पर नियम अलग है। यह नियम ये कहता है कि किसी भी स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट पास कर लिया है, मतलब जिस सब्जेक्ट को वो पास कर चुका है, या जिस सब्जेक्ट के जिस पोर्शन को, ईदर थ्योरी और प्रैक्टिकल, जिस भी पोर्शन को वो पास कर चुका है, उसको दोबारा से नहीं देने की आवश्यकता है। मतलब कि आप इसी स्टूडेंट के केस का एग्जांपल लेके समझिए। इस स्टूडेंट को अब दोबारा से अपने एग्जाम देने पड़ेंगे क्योंकि ये पास हुआ नहीं है, लेकिन इसको इंग्लिश और होम साइंस का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इसको केवल कौन से सब्जेक्ट देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि ये इन तीनों में फेल हुआ है। अब फिजिक्स वाले में इसको क्या देना है, फिजिक्स में इसको केवल थ्योरी का एग्जाम देना है।
क्योंकि थ्योरी वाले में इसके नंबर आए हैं फिजिक्स में 17 नंबर, प्रैक्टिकल में 16 नंबर है, प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में लिखा रहेगा SYCP, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसके आगे SYCP लिखा होगा, तो उसमें बच्चा थ्योरी एग्जाम में पास होगा, उसको थ्योरी का दोबारा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल का देने की जरूरत है दोबारा से एग्जाम। तो ये आपको NIOS का नियम कहता है। सिंपल भाषा में ये मतलब है, जिस भी सब्जेक्ट के किसी एक पार्ट को आप पास कर चुके हैं, आपको दोबारा से उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अब ये स्टूडेंट इस वाले केस के अकॉर्डिंग है अगर कोई, तो इसको अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए इसके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन खुल जाते हैं इस बच्चे के सामने। इसके पास दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है कि ये NIOS की पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, और दूसरा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में। पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का क्या मतलब हुआ, देखो पब्लिक एग्जामिनेशन साल में 2 बार होती है, साल में 2 टाइम होती है। ठीक है, एक किस टाइम, अप्रैल मई वाला टाइम होता है एक, और एक अक्टूबर नवंबर वाला टाइम होता है। अप्रैल मई वाला टाइम होता है और एक अक्टूबर नवंबर वाला। अभी जैसे स्टूडेंट फेल हो गया है तो ये क्या करेगा, ये अपनी केवल एग्जाम फीस भरेगा, ये अपनी केवल एग्जाम फीस भरेगा उन सब्जेक्ट की जिसमें फेल हो गया। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट की एग्जाम फीस भरेगा, केवल 3 सब्जेक्ट की। ये इंग्लिश और होम साइंस की एग्जाम फीस नहीं भरेगा क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी पास है। जब एग्जाम फीस भरने जाते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके सामने बॉक्स बने होते हैं ऐसे, जैसे इस वाले केस में होगा इस बच्चे का इंग्लिश, होम साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सर हर सब्जेक्ट के आगे ऐसा एक बॉक्स बना होगा। अब आपको वो सेलेक्ट करना है जिस वाले सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी एग्जामिनेशन फीस देते हैं। तो इस केस में बच्चा केवल 3 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस देगा, और एडमिशन दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती है, इस बात को समझ लेना। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं। आपका एक एडमिशन की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक के लिए होती है, और इन 5 साल में आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं हर सब्जेक्ट का। मतलब जैसे इस बच्चे ने एक बार इंग्लिश का पेपर दे दिया है, एक बार होम साइंस, एक बार फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री, एक बार मैथमेटिक्स, तो इसके पास अब कितने बचते हैं, 8 मौके बच रहे हैं हर सब्जेक्ट का एग्जाम देने की। ये 8 बार हर सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, कितने टाइम में, 5 साल में। 5 साल के अंदर ये 8 बार इन सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकता है जब तक ये पास ना हो जाए। तो इतने मौके मिलते हैं एक बार एडमिशन कराने पे। लेकिन जितनी बार आप एग्जाम देंगे हर बार आपको अपनी एग्जाम फीस भरनी पड़ती है। एग्जाम फीस आपको हर बार भरनी पड़ेगी जितनी बार भी आप इसका एग्जाम देने जाएंगे। बट ये है कि जो एग्जाम फीस आप देंगे वो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के देंगे जिसके लिए आप अभी एग्जाम देना चाहते हैं, जिसमें आप पास नहीं हो पाए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं और उनके मन में एक डाउट रहता है कि चलिए ये तो हम समझ गए कि भाई जिन सब्जेक्ट में फेल है हम केवल उन्हीं की एग्जामिनेशन फीस देंगे, उसकी एग्जाम फीस नहीं देंगे जिसमें पास हो रखे हैं। लेकिन जो अगर हमारे पास ऐसा केस है जैसे इस बच्चे के, उसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर आप देखिए इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में SYCT लिखा है, लेकिन आपने कहा था SYCT का मतलब होता है थ्योरी में फेल है तो इसे केवल थ्योरी का एग्जाम देना है, और कुछ सब्जेक्ट जिसमें SYCP लिखा होगा उसमें केवल आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा बच्चे को। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि इस सब्जेक्ट की हम केवल पर्टिकुलर थ्योरी की एग्जामिनेशन फीस दें और जिसमें प्रैक्टिकल देना उसमें केवल प्रैक्टिकल सब उसकी एग्जाम फीस दें? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जब एग्जाम फीस देते हैं तो आप दोनों देते हैं, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल एग्जाम की भी, आप दोनों की एग्जाम फीस एक साथ देते हैं। ये अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इंडिविजुअली प्रैक्टिकल की अलग दें और थ्योरी की अलग दें, ऐसा नहीं है। आप अगर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे इस केस में फिजिक्स है, तो इस बच्चे को हालांकि देना केवल थ्योरी का है, प्रैक्टिकल का नहीं देना, लेकिन ये एग्जाम फीस पूरी जाएगी इसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की, इन दोनों की मिल करके एग्जाम फीस देनी होती है। अब बात आती है सर जब हम एक साथ एग्जाम फीस दे देंगे, चाहे थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले केस में, या प्रैक्टिकल भी है तो थ्योरी की जाएगी, तो इसमें हम लोगों को एग्जाम किस हिसाब से देना पड़ेगा? देखिए इसमें आपको एक सिंपल तरीका होता है, आपको अपना, अगर आपके उसमें आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपने एग्जाम फीस तो दोनों की दी, लेकिन आपने क्या करना है, थ्योरी वाले एग्जाम के दिन आपने एब्सेंट हो जाना है, उस दिन आपने एग्जाम देने नहीं जाना है, आपने केवल प्रैक्टिकल वाले एग्जाम के दिन एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है, अब जैसे थ्योरी में आप एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पास हैं, तो आपके जो पुराने मार्क्स हैं थ्योरी के वो आपके एज इट इज आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल के आपके अब वाले नए वाले मार्क्स आएंगे जो आप नया एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा कर लीजिए आप, अगर आप
प्रैक्टिकल में पास हैं और थ्योरी में फेल हैं, तो आपने एग्जाम फीस तो पूरी देनी है, लेकिन आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में क्या करना है, नहीं जाना है, और थ्योरी वाले एग्जाम में जाना है। तो एब्सेंट प्रेजेंट वाला खेल है, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपने अपने आगे के लिए अपनी चीजों को आपने अब कंटिन्यू करना है। तो मैंने आपको ऑप्शन बताए थे कि आप अपने स्किल आगे के लिए ऐसे कैसे एनरोल कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑन डिमांड कर लो या पब्लिक एग्जाम में बैठ लो। अब जैसे अभी का टाइम है तो पब्लिक एग्जाम क्या होता है, थोड़ी देर में होते हैं, लेकिन जो ऑन डिमांड होता है, ऑन डिमांड आपको लगभग 1-2 महीने में आपको एग्जाम हो जाता है और जल्दी जल्दी रिजल्ट भी आता है। लेकिन ऑन डिमांड वाले केस में आप लोग एक बात ध्यान रखने का, जिसमें अगर आपका जैसे SYCP वाला केस आ गया, सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, तो मैंने आपको तो कहा कि थ्योरी वाले दिन आप लोग क्या हो जाना, एब्सेंट हो जाना, उसका एग्जाम मत देना और प्रैक्टिकल वाला एग्जाम देने चले जाना। लेकिन होता क्या है, जो आपका हॉल टिकट आता है, उस हॉल टिकट में केवल आपका थ्योरी वाले का ही एग्जाम सेंटर का नाम लिखा रहता है, प्रैक्टिकल का तो कुछ नाम लिखा ही नहीं रहता, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर का नाम आपको थ्योरी वाले एग्जाम के दिन ही वो लोग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसका फिजिक्स में मान लेते हैं, जैसे फिजिक्स में उसका आ गया SYCP, फिजिक्स वाले उसमें उसका आ गया सब्जेक्ट यू टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, तो जब उसका वो एग्जाम फीस देगा और वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड करेगा, तो उसके हॉल टिकट में जो एग्जाम सेंटर का नाम होगा वो थ्योरी वाले एग्जाम का होगा। अब ये बच्चा बोलेगा भाई मेरे एडमिट कार्ड में तो थ्योरी का एग्जाम सेंटर है, प्रैक्टिकल का तो लिखा ही नहीं है। तो नियम क्या होता है कि जहां आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, आप भले उस एग्जाम में एब्सेंट हो जाए ये, लेकिन उस दिन जितने बजे के बाद आपका वो एग्जामिनेशन वहां शुरू होने वाला है, लगभग 2:30 बजे से शुरू होता है, तो 2:30 बजे से 5 बजे तक चलता है। तो आप इस 5 बजे के आसपास, जिस टाइम एग्जामिनेशन खत्म होता है, आप उस सेंटर पे जाएं और वहां से उनका प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पूछ लें, क्योंकि थ्योरी वाले दिन ही प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेंटर बताया जाता है उसी स्कूल में जहां पर आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप थ्योरी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के नियम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे कंटिन्यू करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब जैसे बहुत से स्टूडेंट जो हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सक्सेस नहीं हो पाए होंगे पूरे एग्जाम में, तो वो लोग ये पूछेंगे कि हमें मार्कशीट कैसे मिलेगी। देखिए, पहले एनआईएस क्या करता था, हर एक बच्चे को, चाहे उसने एक सब्जेक्ट पास करा है चाहे 2 करा है, वो मार्कशीट इशू कर देता था। लेकिन आज की तारीख में मार्कशीट नहीं देता है, मार्कशीट उन्हीं को देगा जिन्होंने मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करे होंगे। अब चाहे 10th का केस है चाहे 12th का केस है, तो अगर जैसे इसी केस को ले लो, इसमें ये 2 ही सब्जेक्ट में पास है, बाकी 3 में फेल है, तो इसको मार्कशीट इशू नहीं होगी। जब ये इन 3 सब्जेक्ट के एग्जाम पास कर लेगा उसके बाद इसको एग्जाम की अपनी मार्कशीट मिल जाएगी। अब मार्कशीट के 2 तरीके हैं। अगर पब्लिक एग्जाम के थ्रू ये अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर रहा है, तो जो इसका स्टडी सेंटर है वहां पर जाकर के ये अपनी मार्कशीट ले सकता है। और अगर ऑन डिमांड के माध्यम से एग्जाम दे रहा है तो इसके घर में बाय पोस्ट इसकी मार्कशीट पहुंच जाएगी। तो ये पूरा तरीका होता है एनआईएस में, जिस प्रकार से कोई बच्चा अगर रह जाता है किसी एग्जाम में या किसी सब्जेक्ट में, तो वो किस तरीके से अपने आगे के लिए अपनी प्लानिंग कर सकता है और किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकता है। होप आप सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आती होगी। यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। किसी को फिर भी कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस वीडियो में वो समझ नहीं पाया, तो स्क्रीन पे एक नंबर आपको लगातार दिख रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं और जो भी आपका सवाल होगा उसका आपको जवाब दिया जाएगा और जितनी हद तक हो सकेगी आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।